नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस की इस नई वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम 66वीं मुख्य परीक्षा बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं और इसके तहत हम मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ चला रही हैं पेड ग्रुप के माध्यम से, जिसमें हम 5 टेस्ट कर रहे हैं। पेपर 1, पेपर 2 के लिए डिटेल आंसर राइटिंग, उनके आंसर्स के डिस्कशन हो रहे हैं, मॉडल अप्रोच दिया जा रहा है, हिंट्स एक्सेट्रा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें परफेक्शन आईएएस के ब्रांचेस पर इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट करें। दैट इज़ द PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाओं को स्पष्ट करें। इससे जुड़ी हुई चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें, साथ ही इन चुनौतियों का मुकाबला करने के उपायों का सुझाव दें। यानी कि इस प्रश्न को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और पहले पंचायती राज व्यवस्था या संस्थाओं की भूमिका, दूसरी चुनौतियाँ और तीसरी यदि चुनौतियाँ हैं तो फिर उन्हें चुनौतियों को निपटने के लिए या चुनौतियों को समाधान भी देना है। यानी कि 3 बेसिक स्ट्रक्चर में आपको इसे डिवाइड करना है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से दे सकते हैं कि ये जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। संविधान के जो है नीति निर्देशक तत्वों में ये था। गांधीयन फिलॉसफी जिसे कहते हैं, गांधी विचारधारा के तहत इसे लाया गया था। ग्राम स्वराज्य की जो भावना थी, इससे पहले राजीव गांधी के कार्यकाल में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से ये पास ना हो पाया। फिर बाद में PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये इंट्रोडक्शन होता है इस तरह से। और आज भारत को अगर 3 टायर डेमोक्रेसी बनना है और हमें सुदृढ़ीकरण, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, तो इस तरह की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ग्रामीण भारत को न केवल आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परिचायक भी बन सकती है। तो अब देखते हैं कि इसकी भूमिका क्या क्या हो सकती है। तो इस भूमिका को हम बांट देंगे कि भाई लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रिया के लिए जो सुदृढ़ीकरण, जो ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है, निचले स्तर तक जो लोकतंत्र अगर बहेगा, जितना अच्छा निचले स्तर तक लोकतंत्र की पहुंच होगी, रीच होगी, एक आम जनमानस तक लोकतंत्र की पहुंच होगी, तो किससे होगी? तो ये ग्रामीण व्यवस्थाओं और पंचायती राज व्यवस्थाओं से। नियोजन, सफल नियोजन हो सकेगा और सफल नियोजन से विकास हो सकेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्रवार नियोजन हो सकता है, उनके फिर विकास कार्य अलग अलग हो सकते हैं। पहले ये होता था कि एक सेंट्रल बॉडी बैठती थी, एक केंद्रीय समिति, और उस दिल्ली से ही कि एक नियोजन की प्रक्रिया बनाई जाती थी और वो सब राज्यों में, हर क्षेत्रों में लगती थी। लेकिन इसके विपरीत अब ये होगा कि राज्य और क्षेत्र अपने नियोजन की योजना खुद बना सकेंगे और उसमें खुद क्रियान्वयन करके, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की जो है डिमांड अलग अलग होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन डिमांड्स को, उन विचारधाराओं को लेकर वहाँ पर नियोजन आराम से किया जा सकता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। स्थानीय मांगों पर आवाज़ उठा सकते हैं, जो स्थानीय डिमांड्स हैं, लोकल डिमांड्स है, उन पर जोर दिया जा सकता है। पदानुक्रम को तोड़ना, और ये इनकी एक कार्यकारी संस्था, यानी कि लोकल लेवल तक, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी किस तरह से जो कार्यकारी संस्था का, एग्जीक्यूटिव का, विधायिका, कार्यपालिका का निचले स्तर पर पहुंचना, ये इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है और इसका एक तरह से उद्देश्य भी होता है। चुनौतियां इसमें ये देखी गई हैं कि सबसे पहले तो इसको कोई कर, शुल्क, चुंदी लगाने के जो इसके अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन पर्याप्त शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। और इसका जो सब्जेक्ट है, इसकी जो भांति है, मूल प्रकृति को ठीक तरह से विभाषित नहीं किया जा सका है और इसी वजह से इसमें हमेशा तनाव बना रहता है। दूसरा है कि संविधान में कोई एक विस्तृत, या तो जनसंख्या के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर, इसका कोई आकार निर्धारित नहीं किया गया, जिससे कितने पंचायतें होने चाहिए, पंचायतों की सीमा क्या होनी चाहिए, उनकी कार्य क्षेत्र क्या होगा, उन कार्य क्षेत्रों में शक्तियाँ क्या होंगी, या मूलतः राज्य सरकारों पर निर्भर करते हैं। और जिस वजह से यह एक तरह से स्वाधीन होने के बावजूद एक तरह से किसी पर, राज्य सरकारों पर मुख्यतः निर्धारित रहते हैं और इसे उतनी स्वाधीनता नहीं प्राप्त हो सकती है जितना कि इसके उन्मेषण में विचारित किया गया था। जैसा कि परिकल्पना की गई थी, उस तरह की भागीदारी जो है वो लोगों से द्वारा नहीं हो पा रही है। इसमें भी जो क्या होता है कि 73वें संशोधन में केवल स्थानीय निकायों का निर्माण अनिवार्य किया गया, लेकिन
शक्तियाँ किस तरह से सौंपी जाएंगी, विधानसभा किस तरह से फंक्शन करेगी, किस तरह से उनमें शक्तियों का बंटवारा होगा, इसके बारे में कुछ विशेष रूप से नहीं कहा गया है। और ये सारी जो है इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए जैसे कि ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा इत्यादि में जो सचिवालय की जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उस तरह के किस तरह से ग्राम पंचायतों में इस तरह की एक मुख्य, एक विस्तृत, एक डेडिकेटेड, जिसे कह सकते हैं कि उनकी सचिवालय या सचिवालय प्रणाली नहीं होती है, कार्य प्रणाली नहीं होती है, कार्यपालिका इस तरह की नहीं होती है। तो इस तरह से इसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, कार्य क्षेत्र में जो सुगमता है, वो अचीव नहीं कर पा रहा है और ये सबसे बड़ा दिक्कत आ चुका है। अब करने की क्या ज़रूरत है? तो राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए, खास करके राज्य सरकारों को, कि यथासंभव ग्राम पंचायत उचित आकार की हो, उनके साथ जो एक तरह से वित्तीय स्वाधीनता उन्हें मिले, कर लगाने, वसूलने, कर क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने और इवन प्रशासनिक तौर पर भी उन्हें एक स्वाधीनता, एक इंडिपेंडेंस मिलने की ज़रूरत है। कुछ राज्यों में इस स्तर पर प्राधिकरण द्वारा पंचायत के बजट का अनुमोदन के संबंधों में समाप्त किया जाना चाहिए कि कितना बजट हो, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो उसका जो इकोनॉमिकल ऑटोनॉमी है, जो आर्थिक निश्चितता है, उसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, राज्य सरकारों को पंचायती राज द्वारा पारित किए गए किसी प्रस्ताव को निलंबित या रद्द एवं आगे करने की जो है प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई पंचायतों हटाने या भंग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसका फिर हम निष्कर्ष दे देंगे कि यदि भारत में सही मायने में लोकतंत्र आम जनमानस तक पहुंचाना है और आम जनमानस की भागीदारी से भारत के लोकतंत्र को विविध एवं विस्तृत बनाना है, तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और सुगम बनाना होगा। उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप को जितना हो सके उतना कम करना होगा और सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसका जो बीड़ा है उसे राज्य सरकार को अपने तौर पर उठाना होगा। और चीज़ों को जितने अच्छे से विभाजित करेंगे उतनी ज़्यादा कार्य क्षमता बढ़ेगी और राज्य एवं केंद्र सरकार अच्छे से सुगम से कार्य कर सकेंगे और एक मजबूत नींव रखी जा सकेगी लोकतंत्र की, जो भारत के विकास में सफल और सुगम रास्ता तय कर सकता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिविल सेवाओं में जो सीधा प्रवेश है, जिसे लेटरल एंट्री कहते हैं, इसका आशय क्या है और फिर इसके आपके विचार कि क्या आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं। लोगों के इस पर अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके विचार जो हैं वो किसी एक तरफ झुके ना हो, या तो बहुत ज़्यादा ही उसके खिलाफ ना हो या बहुत ज़्यादा उसके समर्थन में ना हो। आपको एक बैलेंस्ड, ठीक है, एक बैलेंस आपको एक ओपिनियन यहाँ पर देना होता है। तो इसका हम पहले डेफिनेशन दे देंगे कि भैया ये सीधा प्रवेश जो लेटरल एंट्री होती क्या है। तो किसी संगठन में उसकी पदानुक्रमित संख्या के उच्च स्तर पर उसकी नियमित विद्या तथा आवेदन जो शामिल करने की प्रक्रिया होती है, यानी किसी भी सरल भाषा में समझे तो किसी संस्था, किसी संगठन में किसी भी क्षेत्र के, किसी कार्य क्षेत्र के किसी एक्सपीरियंस पर्सन को, किसी डेडिकेटेड स्पेशल पर्सन को किसी उस कार्य क्षेत्र में एंट्री कराने की या प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं लेटरल एंट्री। इसका मुख्य आशय ये होता है कि कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा मिले, जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाता है, सहभागी शासन जिसे कोऑपरेटिव गवर्नमेंट कहते हैं, कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन उसे बढ़ाता है, और उदारीकरण की नीति यानी कि एज पर द रोल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्विक मानों के अनुसार विश्व भर में इस तरह की जो नीतियां हैं उसे लागू की जा रही हैं, तो ये वैश्विक मानों के अनुसार भी है। अब सिविल सेवाओं में सार्वजनिक जो क्षेत्र में इस तरह के प्रवेश को समर्थन करने अथवा न समर्थन करने से पूर्व कुछ विशेष तर्क हम दे सकते हैं कि ये निजी क्षेत्र के लाभोन्मुखी होता है, जबकि सरकार जो है वो सार्वजनिक सेवान्मुख होती है। इसका कहने का यह अर्थ है कि इसका जो मुख्य कार्य है वो पीपल, भारत जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में लोक कल्याणकारी राज्य में जो बेसिक एम होता है, जो मूल निश्चय होता है, वो लोक का कल्याण होता है। और क्योंकि यह जो प्रक्रिया है वो निजी क्षेत्र से लाई जा रही है, तो कभी कभी ये चीज़ देखी जा सकती है कि जो व्यक्ति या जो विशेषज्ञ, जो महानुभाव इस प्रक्रिया से किसी कार्य प्रणाली में या शासन प्रणाली में आते हैं, उनका विनियमन होता है, वो ये कोशिश करेंगे कि किसी भी संस्कारी संस्था हो या सरकारी परिश्रम हो, उद्यम हो, उससे महत्तम उत्तम यानी कि मैक्सिमम लेवल पर हम उससे फ़ायदा ले सके, बजाय इसके कि वो जो है वो कल्याणकारी
ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, तो ये कभी कभी हितों में जो है उनके टकराव हो सकता है, हितों में, उनके अप्रोच में, उनकी सोच में, उनकी विचारधारा में, उनके परसेप्शंस में इस तरह की जो चेंजेस, मूल प्रकृति आ सकती है। और जो बेसिक हमारा उद्देश्य है, मूल उद्देश्य संविधान का है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोक कल्याणकारी राज्य, उससे कहीं ना कहीं हम आगे चलकर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। चिंता का विषय यह है कि विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण जनता की सेवा करने वाले सामान्य के बजाय उक्त विशेष क्षेत्र की नीतियों पर काम करेगा और उसका पक्ष ले सकता है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का आशय रखा जा सकता है कि जिस क्षेत्र के व्यक्ति को आप प्रशासन शासन में नियुक्त करते हैं, वह यह कर सकता है कि अपने हितों, यानी कि इसे कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत जिस क्षेत्र से वो आया है उस क्षेत्र को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह के लाभ या अथवा लाभ के परिस्थितियों में लाने की वो चेष्टा कर सकते हैं, और ये आगे चलकर चीज़ें इसमें विकट हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं। नियुक्ति के जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं हो सकती हैं। इसमें से बहुत सारी संशय उठाया ये जा रहा है कि सरकार जो है अपने द्वारा जो उनके फेवर करते हैं, सरकार को, जो सरकार के एक कह सकते हैं इसको गवर्नमेंट नेपोटिज्म, सरकारी भाई भतीजावाद इसमें शुरू हो सकता है कि जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन सरकारी नीतियों का पक्ष लेता है, का पक्षधर है, या सरकार को किसी न किसी रूप से समर्थन करता है, उन्हीं पक्ष के लोगों को, उन्हीं विशेष वर्ग के लोगों को सरकार इस तरह की एंट्री दे सकती है और पूरे के पूरे शासन और प्रशासन में इन्हीं तरह के लोगों का वर्चस्व बन जाएगा और ये एक तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों की सरकार बन जाएगी एवं शासन और प्रशासन दोनों ही रहेगा। तो आम जनमानस के लिए ये हितकारी नहीं हो सकता है और यह जो है वो राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र के हित के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरह की संशय की जा रही है और ये बहुत ही उचित संशय भी मान सकते हैं। हालांकि कुछ चिंताएं हैं, लेकिन सभी नियंत्रणों को संतुलित के साथ अगर ठीक करे पर रखा जाए, इन चिंताओं को दूर करने के लिए अगर एक पारदर्शी तरीका अपनाया जाए जिसमें कि उनके गुण, उनके खास करके काबिलियत को प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ उन्हें किसी तरह से एडमिशन दिया जाए, इंस्टीट्यूशन के समय उन्हें इस संस्था में, किसी सरकारी संस्था हो या शासन हो, प्रशासन प्रणाली में उन्हें लिया जाए, तो ये चीज़ें जो है, ये जो प्रोसेस है, लेटरल एंट्री का प्रोसेस है, वो एक उपयोगी प्रोसेस बन सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग विशेषज्ञता वाले लोग, जिनका अलग कार्य क्षेत्र में अलग तरह से उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस अनुभव, उस विशेष ज्ञान को वो लोक कल्याण के लिए या अपने डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में, जिस शासन प्रशासन में वो काम कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अंततः वो अंतोगत्वा वो क्या करने वाला है कि वो सरकार और एवं देश के हित में ही होने वाला है। तो ये संपूर्ण रूप से खराब नहीं है, बस केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नियुक्ति में वो पारदर्शिता और एक बेसिक स्टैंडर्ड, जो एक मानदंड है, वो मेंटेन रहे। केवल ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति ना हो जो सरकार के पक्षधर हैं या पक्षधर वाले समूह या संगठनों से किस तरह का ताल्लुक़ रखते हैं, बजाय इसके कि एक पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया हो और विशेष मानदंडों का वहाँ पर पालन हो, जिससे क्या होगा कि एक सहभागी शासन, जिसे हम कहते हैं कि जो है कोऑपरेटिव गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ावा मिलेगा और जो अंततः भारत के और भारत के लोगों के विकास में काम आने वाला है। और इस तरह से आप इसका निष्कर्ष भी दे सकते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसे हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कभी कभी आप इंग्लिश वर्ड, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन और जो डिजिटल लैंग्वेजेस है उनमें आप इंग्लिश वर्ड को भी हिंदी लिपि के साथ ही देवनागरी लिपि में ही लिख सकते हैं। ये उचित है क्योंकि जो रोज़मर्रा की भाषा में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काफ़ी से हम परिचित हैं और जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इन ऐसे शब्दों से हम परिचित न होने के कारण आप उसे जुडिशियल कह सकते हैं कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी लिख सकते हैं और इसे इंटरचेंज आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। सो ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो किस तरह से कानूनी परितंत्र को, यानी कि जुडिशियल सिस्टम को, लॉ सिस्टम को किस तरह से लाभ पहुंचा रहा है, साथ ही पारदर्शी नियुक्ति एवं कार्य प्रणाली के संकट से जूझ रहे न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रॉब्लम को किस तरह से सुधार करने की जरूरत है और विधि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, यानी कि विशेष करके जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग द्वारा जितनी भी अनुशंसाएं की गई हैं उन पर हमें विवेचना करना है, यानी कि उनको एनालाइज करना है। तो इसका बैकग्राउंड हम दे देंगे। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि भाई स्वर्ण सिंह समिति बनी थी और संविधान के किस भाग में इन्होंने इसको शामिल करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए इसकी अनुशंसा की थी। और जो मुख्य अंग क्या है, तो जो न्यायाधिकरण है वो न्यायालय नहीं होता, क्योंकि जो भी न्यायाधिकरण है वो न्यायालय नहीं है। न्यायालय इसलिए नहीं है
क्योंकि उन जुडिशियल अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक खास मकसद, एक खास हितों के हिसाब से बनाया जाता है। उनके एक खास विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं जिसमें वो प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उनकी समय सीमा, जो उनका दायरा होता है, उनकी सीमा और एक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के बाहर जाकर वह अपने न्यायिक कार्य को या एवं प्रशासनिक कार्य को नहीं दे सकती। किसी विशेष परिस्थिति एवं विशेष विषय के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, उनका गठन किया जाता है। इसलिए वह न्यायालय तो नहीं है, लेकिन न्यायालय के समान ही काम करता है, अपितु किसी विशेष क्षेत्र एवं विशेष मूल्य के लिए। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में 3 प्रकार के न्यायाधिकरण यानी कि 3 तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात कही गई है। और पहला है CAT यानी कि केंद्र, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम कहते हैं केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण। दूसरा है राज्य के लिए, तो SAT, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और अगर कभी जो 2 राज्य आपस में मिलकर या कभी कभी कोई राज्य और केंद्र आपस में किसी विषय के लिए या विषय के निपटारे के लिए अगर कोई बात कर रहे हो और अगर प्रपोज करें, तो एक ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का गठन किया जा सकता है। और हाल ही में अगर देखा जाए तो SCAT हो, ITAT हो यानी कि आयकर, जो इनकम अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT, ठीक है, SEZTAT, कॉम्पैट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका नाम आप काफ़ी सुनते होंगे, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इस तरह के ट्राइब्यूनल अभी फंक्शन में है, वो काम कर रहे हैं। इनसे लाभ क्या है होता है, तो क्योंकि एक विशेष विषय, एक विशेष परिस्थिति और एक विशेष समूह के नॉलेज के लिए या उनके समाधान के लिए बनाए जाते हैं, तो इससे त्वरित समाधान एक इनकी खास विशेषता है। सुलभता होती है कि सुलभ होते हैं, आराम से इसे बनाया जा सकता है, प्रशासनिक दौरों से इन्हें बनाया सकता है। उन्हें इनके पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं, तो काफ़ी सुलभ होते हैं और सुगम भी होते हैं और अपना काम जो है वो तय सीमा के तहत ये कर भी देते हैं। और इनकी न्याय में गुणवत्ता होती है। गुणवत्ता इसलिए होती है क्योंकि इन तरह के जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, उन ट्राइब्यूनल्स में एक विशेषज्ञ को लिया जाता है जो उस मामले पर अपनी विशेषज्ञ राय रखते हैं। उन पे विशेषज्ञ होते हैं, उन पे काफ़ी नॉलेज होता है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ होती है, और उन नॉलेज और एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके अपनी जो है वो जजमेंट देते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और जिससे इसकी गुणवत्ता जो है वो बाकी के न्यायालयों के, बाकी न्यायिक जो है न्यायिक उद्देश्यों से या न्यायिक मामलों से अधिक होती है। अदालतों पर जाहिर सी बात है कि कम बोझ पड़ने वाला है, तो कॉमन सेंस है। फिर एक तरह से लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग समूह से लोग आते हैं, तो जो है एक स्टिफ, जिसे कहते हैं कि एक विशेष रूप से केवल न्यायिक प्रक्रिया न होकर ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी दोनों तरह के नियमों पर ये अपना काम शुरू करता है। अब विधि आयोग की अनुशंसाएँ क्या हैं, तो जो न्यायाधिकरण में नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों में एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ट्राइब्यूनल्स के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का चयन जो है वो किसी एक बोर्ड और समिति के द्वारा हो। प्रशासनिक सदस्य, लेखाकार सदस्य, तकनीकी सदस्य, इन तरह के सदस्यों के चयन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्ति की जाए, ताकि जो पारदर्शिता है और एक जो विशेष मानदंड है, तथा उसके साथ साथ जो उसकी एफिकेसी है, जो उसकी कार्य क्षमता है और कार्य प्रणाली का स्तर बना रहे, और जो हमारा इसका विशेष उद्देश्य जो है वो न्याय और मामलों का निपटारा, तय समय पर मामलों का निपटारा, वह मूल उद्देश्य जो है प्रभावित ना हो। इन्हीं को देखते हुए विधि आयोग ने जो है इसका अनुशंसाएं की हैं कि न्यायाधिकरण के जो पीठासीन अधिकारी या सदस्य की सेवा, शर्तें, अन्य लाभ ऐसे होने चाहिए जैसे कि जिला, यानी कि उनकी जो सिक्योरिटी ऑफ टेनर, उनके जो पद की सुरक्षा एवं उनकी जो न्याय है, परिकरण है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ताकि वह अपने जजमेंट में, जब वो अपने न्यायाधिकरण करे, जब वो न्याय करे, जब वो अपने जजमेंट सुनाए, तो इन सारी चीज़ों से उनके पद की सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी सैलरी की सिक्योरिटी बनी रहे, उनके कार्य क्षेत्र की सुरक्षा बनी रहे, ताकि उससे वो प्रभावित ना हो और स्वतंत्र रूप से अपने न्यायिक प्रक्रिया पर काम कर सकें। अब इसका हम निष्कर्ष देंगे कि भाई इस तरह की जो ट्राइब्यूनल्स हैं, वो जाहिर सी बात है कि भारत जैसे बड़े देश में जहां ऑलरेडी बहुत सारे केसेस जो हैं वो लंबित पड़े हुए हैं, तो उन केसेस में जो ऐसे चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, खास करके सरकारी और सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा अन्य NGO, अलग अलग बोर्ड्स, सरकार के ही अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कुछ ऐसे मामले हैं जो छोटे मोटे तकनीकी कारणों की वजह से फंस जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। इन चीज़ों को रोकने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बहुत उपयोगी हो सकते हैं, बजाय इसके कि इसे ठीक से नियुक्त किया जाए,
इनके नियुक्त किए गए सदस्यों को उतनी स्वतंत्रता दी जाए, उनके काम क्षमता में छूट दी जाए, ताकि इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। चौथे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि मतदान व्यवहार यानी वोटिंग बिहेवियर का क्या तात्पर्य है, और यह व्यवहार के महत्व में प्रकाश डालना है, यानी इसका प्रकाश को बताना है कि ये क्या महत्व है। साथ ही भारत के संदर्भ में मतदान व्यवहार को निर्धारक कारकों का परीक्षण भी यानी कि परीक्षण भी हमें करना है। तो जैसी बात है कि मतदान व्यवहार यानी कि वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी विधानसभा क्षेत्र में, किसी लोकसभा क्षेत्र में लोग किस तरह से मतदान करते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, किन चीज़ों पर विचार करते हुए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसी परिस्थितियां हैं जो उनको मतदान करने पर या ना करने पर प्रभावित करती है, या किसने मतदान करना है, उन डिसीजन लेने पर, उन विचार में, विमर्श में, उन फैसले लेने पर वो प्रभावित करती है। उस पैटर्न के स्टडी को, उन चीज़ों के स्टडी को हम कहते हैं मतदान व्यवहार। उन व्यवहारिक स्टडी, उन व्यवहारिक विशेषज्ञ को या विशेष रुचि रखने वाले उन स्टडीज़ को हम कहते हैं वोटिंग बिहेवियर एनालिसिस, एंड दैट इज़ नथिंग बट द मतदान व्यवहार। लोग किस तरह से मतदान करते हैं, किन चीज़ों को देखकर मतदान करते हैं, राज्य के चुनाव में उनका क्या बिहेवियर रहता है, केंद्र के चुनाव में क्या बिहेवियर रहता है, लोकल मतदान में जो है ग्राम पंचायतों में वो किस तरह से व्यवहार रखते हैं, इन सबको एक साथ मिलाकर इस पर स्टडी करना, इनको वांचन करना, इस पर ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं मतदान व्यवहार। इसका महत्व क्या है? तो महत्व ये है कि लोगों को राजनीतिक और समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में सहायता देता है कि लोग किस तरह के हैं, समाज किस तरह से है, समाज की ज़रूरतें क्या हैं, और इसी तरह से जो अन्य राजनीतिक दल है वो इन बिहेवियर्स को समझकर अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। उन पॉलिसी में अंततः वो क्या करती हैं कि वहाँ के लोगों के हितों को उसमें शामिल किया जाता है। जिस तरह से लोग मतदान करते हैं, जिस तरह का उनका मतदान का व्यवहार है, उसी तरह का विकास और आगे की अन्य प्रक्रियाएं उन जगह पर, उन क्षेत्रों पर देखने को मिलती हैं। यह अभिजात वर्ग के साथ साथ आम जनता के बीच एक मूल रूप में लोकतंत्र के असंवितकरण का परीक्षण करने में सहायता करता है। यह क्रांतिकारी है और इसके जो वास्तविक प्रभाव बल देता है, दैट इज द मत पेटी जिसे कहते हैं, द वोटिंग बॉक्स हैज़ बीन गिवन मोर इम्पोर्टेंस। यह इस संबंध में प्रकाश डालना संभव बनाता है कि किसे चुनौती राजनीति अतीत के साथ जारी रहती है या टूट जाती है। मतदान व्यवहार यह मापन करने में सहायता करता है कि यह राजनीतिक विकास के संदर्भ में आधुनिक है या प्रारंभिक। अब इसके निर्धारण कौन कौन करता है? तो ऐसी बात है कि मतदान व्यवहार जो मतदाता वर्ग है उसकी शिक्षा कितनी है, जाति जाकि आज की भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण इतना बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यह एक फैक्टर है और ये तय करता है लोगों का मतदान बिहेवियर। और आज की 21वीं सदी में भी अगर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो ये कहीं ना कहीं विचार करने का मुद्दा है, क्योंकि मतदान जाति देखकर नहीं, मतदान कार्य देखकर और डिमांड देखकर होनी चाहिए। लेकिन भारत के मतदान व्यवहार में जाति भी एक प्रमुख फैक्टर है। और करिश्मा यानी कि जो लोकल लीडर है उसका करिश्मा कितना है, जो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, जिस व्यक्ति के चुनाव में खड़ा है, जो प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी की अपनी वोट अपील कितनी है, क्या करिश्मा है, क्या करिश्माई भाषण देते हैं, क्या उनका जो वक्तृत्व है उसकी कितनी शक्ति है, वाक वैल्यू की वाक संप्रदा कितनी है उनकी, इन चीज़ों को लेकर भी ये बहुत आगे मायने रखता है जो मतदान व्यवहार है। वैचारिक प्रतिबद्धता तो है ही, लोकसभा चुनाव के नारे कितने कैची हैं, नहीं हैं, जबान पर चढ़ते हैं, नहीं हैं, नारा, विचार, व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है, धर्म, भाषा, धन का प्रभाव, चुनाव अभियान, इन सारी चीज़ें जो हैं वो मतदान व्यवहार में जारी रखती है और मतदान व्यवहार को डिसाइड करती हैं, उसको परिलेपन करती हैं और उसका प्रक्षेपण भी करती हैं। इसी प्रकार से भारत में मतदान व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक कारण हैं और इन कारणों में कुछ कारण जिसे हम कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, डिमांड, कार्य क्षमता, कार्य सफलता, किस तरह से जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा करने की जो क्षमता है वह ना होकर धर्म, जाति, भाषा, करिश्मा, ठीक है, कैची स्लोगन्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो हमें इनको एजुकेशन के तहत इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए, चुनाव आयोग को ये चाहिए कि लोगों में इतनी ज़्यादा जागरूकता बढ़ा सके और किस तरह से मतदान करना है, मतदान करने के लिए किन किन चीज़ों पर विचार करना है, उसका और अधिक प्रचार प्रसार किया जाए
अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा, ताकि जो अलग चीज़ें हैं जैसे कि नेताओं के करिश्मे हो गए, भाषा, जाति, धर्म, इन सब पर चीज़ें हटाकर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, कार्यप्रणाली, पिछले किए गए कार्य की अन्वेषण विवेचना, इस पर जोर देकर हम अच्छे से अच्छा मतदान करें और अच्छे से अच्छा प्रत्याशी चुनें जो कि सरकार में आए और राज्य, केंद्र एवं ग्राम पंचायत के लिए सही मायनों में कार्य कर सके। ये था हमारा पहला पार्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के इसी क्वेश्चन के प्रश्न पत्र के दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।